सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को, बहनियों को जोहार, नमस्कार, आदाब। आज जैसा कि आप जानते हैं, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुदान बजट पर चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद था, जिस पर मैंने सरकार को सुझाव दिया है। और मैंने सबसे पहला बात यही कहा है कि इस राज्य में सबसे बड़ी आबादी पिछड़ा वर्ग की है, लेकिन जब पिछड़ा वर्ग को कुछ हक अधिकार देने की बात आती है तो स्कॉलरशिप और साइकिल से बाहर सरकार सोच नहीं पाती है। वही मैंने कहा कि मान्यवर कांशीराम जी कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसका अनुपालन केवल राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं बल्कि बजटों में, कार्यक्रमों में और योजनाओं में भी होना चाहिए। दूसरी बात, महिला बाल विकास, मैंने यह भी सरकार को सुझाया है कि निसंदेह राज्य सरकार अभी आगामी कई वर्षों तक अपनी छाती पीटने का कार्य करेगी, अपनी मूंछों पर ताव देगी मैया सम्मान योजना के नाम पर। लेकिन मैंने उन्हें फिर सावधान किया है कि इस योजना से हमारी बहनें, हमारी जो दीदीगण हैं, कहीं ना कहीं उनकी इच्छाओं को, उनके सपनों को, उनकी उड़ान को नियंत्रण करने का भी काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, मेरी अगर एक कोई 18, 20, 22, 24 साल की बहन होगी जिसको 2500 रुपये फ्री में अकाउंट में हर एक महीने आ जाएंगे, तो उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो उड़ान है, वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगी। निसंदेह कुछ पल के लिए उसे खुशी मिलेगी, कुछ पल के लिए वह कुछ छोटे मोटे कार्यों को भी कर लेगी, लेकिन उसकी जो प्रतिभा है, मेरा मानना है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, ताकि वह भी स्वावलंबी हो सके, वह भी आत्मनिर्भर हो सके। और 21वीं सदी नारी सशक्तिकरण का सदी तभी बन पाएगा जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। और साथ ही साथ अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के कल्याण को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं हुई। उनमें भी सरकार की जो योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं संचालित हो रही है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन आज भी अभी माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदन में चर्चा भी कर रहे थे कि आज आदिवासियों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई है। अभी हाल ही फिलहाल में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें झारखंड से कितने आदिवासी चयन हुए। हमें लगता है कि सरकार को केवल धोती, साड़ी और साइकिलिंग जैसी योजनाओं में लुभाने से बेहतर होगा वो फ्यूचर में अपना बेहतर कैसे करेंगे, उन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बाकी अब आगे आपके सवाल। जयराम जी, ये आज पुलिस को नई नई गाड़ियाँ मिली और हाल के दिनों में देख रहे होंगे कि जब बड़े अपराधी सरेआम धमकी देते हैं, अपराधी घटनाएं होती हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है इस पे कंट्रोल लगेगा ये जो गाड़ियाँ मिली है? देखिए पत्रकार बंधु, गाड़ियों से और गाड़ियों की रफ्तार से अपराधियों पे कंट्रोल नहीं लगेगा। अपराधियों पे कंट्रोल इच्छा शक्ति से लगेगा, जो झारखंड राज्य की पुलिस में वो इच्छा शक्ति का अभाव है। और इसमें हम झारखंड राज्य की पुलिस को दोष नहीं देंगे, हम उस व्यवस्था को दोष देंगे जो ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों से लेकर करोड़ रुपए तक वसूलने का कार्य करती है। ये किसी से छुपा नहीं है। हमें लगता है कि मेरे 1 दर्जन से ज़्यादा मित्र हैं जो फिलहाल कई थानों के थानाध्यक्ष हैं। वो हमसे अपनी दुखड़ा, अपनी आप बीती सुनाते हैं। उनका कहना होता है कि हम इतनी राशि का भुगतान करते हैं तभी जाकर थाना से, इस थाने से लेकर दूसरे थाने में हमारा तबादला होता है। तो जब तक राज्य की सरकार इस विषय पे कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक आप बोलेरो की गाड़ियां दें, स्कॉर्पियो के दें या फॉर्च्यूनर के दें, वह सड़कों में गति से दौड़ सकती हैं, अपराधियों के पीछे गति से नहीं दौड़ सकती। और मैं तो कहूँगा पत्रकार बंधु आपसे, आप कभी भी एक ग्रुप बनाइए, चूँकि आज जिस प्रकार से अपराधीगण अब पत्रकारों के साथ भी आमना सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, आप ग्रुप के साथ जाइए और किसी भी सड़क में रात को जहाँ भारी वाहनों का आवागमन होता है, जिसमें आपको संदेह है कि अवैध रूप से खनिजों का ढुलाई किया जा रहा है, आप एक स्टिंग ऑपरेशन करें। आपको ये मिलेगा, आपको ये दिखेगा कि हमारे राज्य की पुलिस हमारी सुरक्षा से ज्यादा उन अवैध गाड़ियों को बॉर्डर पार कराने में व्यस्त है। ये आपसे नहीं छुपा है। आप एक स्टिंग ऑपरेशन एक ग्रुप बनाकर कर सकते हैं। तो ये हमारे राज्य की एक कड़वी सच्चाई है, जिसे अगर हम स्वीकार कर लें और सरकार उस पर काम करे तो बेहतर होगा। धन्यवाद। कनेक्शन के बारे में क्या आपका स्टेट है जो क्राइसिस हो रहा है? देखिए, ये बिल्कुल ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं अगर आपको अपनी कहानी सुनाऊं, जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सामने आ रहा था, तो उस समय मुझे रामदेव बाबा का एक स्टेटमेंट याद है। और मैं फिर कहूँगा कि पहली बार मैं उनकी ओर आकर्षित इसी स्टेटमेंट से हुआ था कि उस समय जो 30 रुपये का सामान होगा वो आपको 15 में मिलेगा। ये तेल जो विदेशों से आते हैं उनमें राज्य और केंद्र की सरकार टैक्स लेती है, हम आएंगे तो टैक्स नहीं लेंगे। जो तेल आप 50 रुपये खरीद रहे हैं वो आपको 35 में मिलेंगे। ये बहुत बड़े वादे थे उनके, लेकिन उनको पूरा करना तो दूर की बात है और हम महंगाई को आसमान छू रहे हैं। इसका कारण है कि हमारी जो
फॉरेन स्ट्रेटजी है, विदेश नीति हमारी जो है कहीं ना कहीं फेलियर हो रही है। चाहे किसी भी मामले में आप जाके बात करें, चाहे हमारा अमेरिका के साथ पिछले कुछ चंद महीनों में जो हमारा व्यवहार रहा अमेरिका के साथ, एक सशक्त देश का राष्ट्रपति खुले मंचों पर मीडिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री को कई बार उन्होंने कहा, ऐसे शब्द कहा कि एक सहनीय शब्द नहीं थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उसकी प्रतिकार नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें बता रही कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो किस प्रकार से आज मैंने कह सकते हैं कि मैंने बेहतर नहीं हो पाई। उसी का एक परिणाम स्वरूप है, चूँकि ये सारे जो ईंधन है उसका हम लोग विदेशों से वो हमारे देश में आते हैं, विशेषकर खाड़ी देशों से आते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी इस पर दूरगामी सोच ना होने के कारण इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले भविष्य में हमें लगता है कि हम लोग और ज़्यादा आर्थिक बोझ अपनी जनता पर डालने का काम करेंगे, तो उससे बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री जी अपने केंद्र शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठे और इन विभागों के एक्सपर्ट के साथ एक बैठक करें और सबसे पहला प्रयास करें कि स्टॉक किया जाए। अगर आप स्टॉक नहीं करते हैं तो आने वाले दिन हालत बद से बदतर होंगे। स्वास्थ्य मंत्री रिक्शा पे आए सदन में, पिछले बार साइकिल पे आए, कैसे देख पा रहे हैं? क्या नहीं, ये तो बस केवल एक स्टंट है, क्योंकि वो मीडिया फोबिया हैं। वो चाहते हैं कि बने रहें, तो मैं बने रहने के लिए वो कार्य किए हैं। बाकी अगर सही में ऐसा है तो रोज आए, और रोज ही आए, बिल्कुल सामने तो है ही, रोज आए, साइकिल से आए, कभी 2 किलोमीटर से वॉक करके आए। तो एक दिन आ रहे हैं तो उसको तो हम यही कहेंगे स्टंट है, स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। प्रतिक्रिया है कि झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था रिक्शा पे, जयराम महतो की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आप समस्याएं गंभीर है। मैं कल ही की बात कर रहा हूँ, रात 1 बजे एक एम्बुलेंस रिम्स ना जाकर हमारे आवास में चली आई। हम उनको बोले कि देखिए, हम मानते हैं आपको हमसे अपेक्षाएं हैं, लेकिन कृपया इस इतने गंभीर विषय में हमको टेलीफोन करें, हम बात करेंगे, लेकिन अब पेशेंट को पहले रिम्स आपको लेके जाना चाहिए था, आप मेरे आवास में क्यों चले आए? तो कह सकते हैं कि लोगों को समझ सकते हैं कि उनकी परेशानियां कितनी है कि वो रिम्स ना जाकर हमारे पास है। फिर हम रात को देवेंद्र जी को बोले कि आप कहाँ हैं, जाइए, और फिर अपना हमारे आवास से एक साथी थे उनको हमने बैठाया, बोला इनको जाके रिम्स तक पहुंचा के आइए। तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि अगर आपको खांसी, फुंसी, फोड़ा, सर्दी, जुकाम, सर दर्द इत्यादि हुआ तो संभव है आप उनको ठीक ठाक से इलाज कर लेंगे और उस खर्च का वहन भी कर लेंगे। लेकिन उससे बाहर अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटी या कोई ऐसा रोग जिससे आप परिचित नहीं, अचानक आपका सामना करना पड़ा, तो उसको इलाज करने के लिए आपको कम से कम आपके पास कोई जमा कुछ है तो उसको बेचना पड़ेगा, चाहे वो जमीन के रूप में हो, पुराने जेवर के रूप में हो, या फिर कुछ केस जो आपने जमा करके किसी विशेष कार्य के लिए रखा है उसको आपको जमा पूंजी को तोड़ना होगा, तभी जाकर आप अपना इलाज करा पाएंगे। ये परिस्थितियां हैं। मैंने तो कहा भी कि स्वास्थ्य विभाग का बजट एक वित्तीय वर्ष का 8,000 करोड़ का है, और अभी प्राइवेट सेक्टर में जो हमारा मार्केट में जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर का बजट है वो 12,000 करोड़ का है। तो इससे आप अनुभव कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आज निजी स्तर पर, निजी हाथों में जितनी जल्दी और रफ्तार के साथ हमारी ये व्यवस्थाएं जा रही हैं, ये हमारे राज्य के लिए चिंता का विषय है। जनाब जी, एक और सवाल है, ऊटी मैदान में कई सारे ऐसे संगठन हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके आवास में भी कुछ जो आंदोलनकारी है वो ठहरे हुए हैं, आप कैसे देखते हैं? उनकी उम्मीदें आपके ऊपर टिकी हुई? देखिए, मैं कभी कभी मानता हूं कि मैं एक इंसान मात्र हूं और हमारी शक्तियां भी निहित कुछ सीमित हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से बहुत प्रयास करता हूं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। बिल्कुल, बहुत सारे लोग धरने पर बैठे हैं, कई विभाग के लोग हैं जो धरने पर आकर लगातार बैठे हैं, हमारे पास भी आते हैं और यथासंभव हम उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विधायक होने के नाते हम लोग सीमित हो जाते हैं। सरकार को उन विषयों पे गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं तो सरकार को आपके माध्यम से सुझाव भी दूंगा कि जितने लोग धरने पर बैठे हैं, सरकार एक अपना प्रतिनिधिमंडल भेजे और सभी से बैठकर बात करे, उनकी जो मांगे हैं वो सरकार उन्हें कलेक्ट करे और उस पर विचार करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके 10 मांगे हैं तो 10 को आप त्वरित पूरा कर दे। जो संभावनाएं हो सकती है कि हाँ 1, 2, 3 इन बिंदुओं को पूरा किया जा सकता है, इनको करना हमारे सामर्थ्य में फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में है, तो उस पर सरकार को कार्य करना चाहिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।